हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग किसी लिपि की बात करेंगे, और उस लिपि का क्या नाम है? नागरी लिपि। ये जो लिपि है इसका बहुत सारा नाम है और बहुत सारी लिपि इससे संबंधित है, हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। यह वह लिपि है जिससे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और इस पिक्चर को ध्यान से देखो, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है अशोक एडिक्ट, अशोक के राजा देश। और ये वो लिपि तुमको थोड़ा बहुत दिखेगा जिससे हम लोग परिचित हैं अपने कामों में। हम लोग बिल्कुल उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? मैट्रिक के साथ करें नौकरी की तैयारी। मेरा जो देश है वो देश ये है कि मैट्रिक परीक्षा पास करते करते तुम लोगों को नौकरी की प्राप्ति हो जाए। मेरा उद्देश्य ये है। तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना कि जरूरी है मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे ऐसे सवाल जो इससे जरूरी है मैट्रिक कंपटीशन के लिए और वो कभी पूछे हैं तो मैं उसके बारे में तुम लोगों को डील करूंगा। और मुख्यतः ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। और यहाँ ध्यान दो, इसका लेखक का क्या नाम है? गुणाकर मूल्य, ठीक है। सिर्फ 9 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। अब देखो लेखक को कैसे याद रखेंगे। गुना, जोड़, घटा, गुना और भाग। अगर हम ध्यान देते, ये क्या है? मैथ की लिपि है। अगर हम गणित पढ़ते हैं तो इसकी इस तरह से इसको हम लिपि मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? लिपि। लिपि की बात कर रहे हैं तो गुना भाग, यानी ये याद रखने का एक तरीका है। इस तरीका से तुम इसके लेखक को याद रख सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड, सॉरी हम पीछे चले गए हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है सूरी, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई निबंध नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य। अलग चीज तो समझो, 2 पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक के बारे में पूछा है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन हमें हर चीजें जानना जरूरी नहीं है। हम वही चीज जानेंगे जो कि कंपटीशन में पूछता है। तो इसमें यही 2 बुक है जिसके बारे में कंपटीशन में पूछा गया है। तो हम लोग सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सूर्य, ठीक है। और दूसरा का क्या नाम है? भारतीय लिपियों की कहानी। और इसी लिपियों की कहानी से जो ये निबंध है नागरी लिपि लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है नागरी लिपि क्या है? तो निबंध है, ठीक है। और कहां से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है गुणाकर मूल्य। और इनका जन्म कब हुआ है? 1935 ईस्वी में हुआ है। व्यक्ति का जन्म हुआ है तो पहला सवाल होता है जब हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ था। फिर हम क्या बात करते हैं? हम उसका बात करते हैं कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम क्या है? अमरावती जिला। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उनके अनुसार जब हम बात करते हैं, किनके अनुसार? गुणाकर मूल्य की बात करें। गुणाकर मूल्य के अनुसार हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां, ध्यान दो इस चीज पे। क्या कहता है? कहता है हिंदी, ये जो भाषा है जो मैं बोल रहा हूं और जिस भाषा में ये लिखा गया है वो भाषा क्या है? हिंदी है। लिपि अलग है। और इसकी विविध बोलियां, जब हम इसकी विविध बोलियां की बात करते हैं तो देखो हम किसकी किसकी बात करते हैं। मैथिली, कहाँ जाए छी, अंगिकार जो इसका भ्रंश रूप है, भोजपुरी, ठीक है। हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर यहाँ भाषा बदल जाती है या बोलने का तरीका बदल जाता है। तो उसी हिंदी तथा उसकी विविध बोलियों की बात हो रही है। फिर बगल में क्या है? नेपाल है। बहुत सुंदर देश है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है। मौका मिलेगा तो घूमने जरूर जाना, ठीक है। मैं नेपाल के बगल में बहुत साल तक नौकरी किया हूँ, 3-4 साल तक वहां मैं बगल में था, ठीक है। नेपाल की जो भाषा है नेपाल नेवारी, जिसका दूसरा नाम क्या है? खसपुरा, वह नेवारी। इन सभी भाषाओं के अलावा मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। देखो भाषा को जो हम लिखते हैं वो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? उसको हम लोग लिपि कहते हैं। तो कहता है उस सारे की सारी क्या है? देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। हिंदी, हिंदी से जुड़ी हुई सारी भाषाएं, भारत के बगल में नेपाल है, उसकी भी जो नेवारी और खसपुरा है या नेवारी, इस सब के अलावा अब कहता है सीधे चले जाइए मराठा साम्राज्य की ओर। कहाँ? शिवाजी महाराज के पास।
तो कहता है उनकी भाषा भी जो है, उसकी भी जो लिपि है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। अब क्या हुआ, हम महाराष्ट्र चले गए, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। देखो ये जो भारत का नक्शा होता है, यहाँ केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तब गुजरात है। तो जब हम यहाँ पहुंच गए तो कहा ये सब क्यों छुटा हुआ रहेगा, हम क्या है दक्षिण भारत चले गए। यहाँ पर क्या है, पठार है। ये हम लोग दक्षिण का पठार के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो जब ज्योग्राफी आएगा तो मैं अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा। तो फिलहाल देखो कोई भी चीजें जो है ना वो रिलेटेड है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिंदी हो, ये सारी चीजें हो। अब इसको समझने के लिए तुमको ज्योग्राफी, भारत का नक्शा पता होना चाहिए, तभी कोई इसको अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ चले गए हैं, उत्तर भारत, और दूसरा देश नेपाल से दक्षिण भारत में घुस गए हैं। तो कहता है दक्षिण भारत की लिपियां जो है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु तमिलनाडु, मलयालम केरल, तमिल तमिलनाडु। ठीक है, ये सारी की जो भाषाएं हैं उसकी जो लिपि है, वो लिपि जो है नागरी लिपि तो नहीं है। कहता है ये जो भाषा है तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये जो भाषा है, कहता है ये क्या है, नागरी लिपि तो नहीं है, लेकिन नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्रह्मा से विकसित हुई है, ब्राह्मी से। इसलिए ये सब क्या है, ये सारी भाषाएं संस्कृत से मिलती जुलती है। किससे मिलती जुलती है, संस्कृत से मिलती जुलती है। और कहता है कहां से निकला है, प्राचीन ब्राह्मी से निकला है। किसके तरह, तो नागरी लिपि के तरह। क्लियर हो गया। कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख। अब देखो लिपि है, लोगों ने लिखना क्या किया, शुरू कर दिया। जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो उसका प्रमाण तो होगा। तो कहता है उसके जो आरंभिक लेख हैं वो हमें दक्षिण भारत में 8वीं सदी से ही मिलते हैं। अब बहुत यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, यूज हो रहा है उत्तर भारत में, लेकिन हमको प्रमाण कहां से मिलता है, दक्षिण भारत में। यही हमारे देश की सुंदरता है। हम यहाँ क्या करते हैं, भाषा के आधार पर लगते हैं, जाति के आधार पर लगते हैं, धर्म के आधार पर लगते हैं, लेकिन यहाँ देखो चीजें हैं उत्तर भारत की, और आरंभिक लेख कहां से मिल रहा है, दक्षिण भारत से, जहां अलग भाषा है, अलग लिपि है। और कब से मिलता है, 8वीं सदी से ही मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहता है अब आ जाइए उत्तर भारत में। तो यहाँ आपको 11वीं सदी के जो चोर राज, छोड़ी हम यहाँ पे अभी दक्षिण भारत में ही है, अभी हम लोग कहाँ है, दक्षिण भारत में ही है। कहता है 8वीं सदी से मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद समय बढ़ता जाता है और सदी क्या रहता है, 11वीं सदी, 300 साल बाद। तो वहां पर अलग अलग राजाएं हुए, अलग अलग वंश के। एक थे चोर राजाओं, जिनका नाम क्या था, राज, दूसरा नाम क्या था, राजेंद्र। कहता है इन्होंने जो सिक्के डलवाए थे, इसके अलावा फिर 100 साल आगे बढ़ जाइए, 12वीं सदी में आप केरल चले जाइए। केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरल से जैसे शब्द नागरी लिपि में ही मिलते हैं। देखो पहले जो राजा होते थे वो अपने आप को कि आने वाली पीढ़ी उसको याद रखे। उस समय इस तरह से टीवी नहीं था, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए डिवाइस नहीं था। तो उस समय वो लोग क्या करते थे, लिखवाते थे पढ़े लिखे लोगों को बैठा करके। ठीक है, जैसे अभी क्या होता है, वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये क्या है, मोबाइल की कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। तो उस समय इस चीजों को रिकॉर्ड करने की जो विधि थी वो थी कलम और कागज। तो 11वीं सदी में क्या हुए थे, चोर राजा हुए थे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, सिक्का ढलवाते थे। मिंट द कॉइन, अंग्रेजी का एक शब्द है मिंट, सिक्का ढलवाना, कॉइन। अंग्रेजी जब मैं पढ़ाऊंगा तीन सभी चीजों को बताऊंगा। अंग्रेजी की भी वीडियो है, तुम लोग वहां जाओ, उसको देखो और समझो। और 100 साल बाद 12वीं सदी में क्या हुआ, केरल के शासक जो थे उन्होंने भी सिक्के ढलवाए और उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखवाया, वीर केरलस। और मजे की बात यह है कि ये सारे चीज किसमें था, नागरी लिपि में था। किसमें था, नागरी लिपि में था। देखो हम लोग अभी दक्षिण भारत में ही हैं। 8वीं सदी से हम 11वीं सदी चले गए और 11वीं सदी से केरल में हम 12वीं सदी में चले गए हैं। और हमारा उत्तर भारत छुपा हुआ है, हिंदी तथा उसकी विविध बोलियां जहां बोली जाती है। तो अब हम उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं, उत्तर भारत में। तो चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में पूछा गया है, बिहार किसमें है, उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में। तुम लोग इंटरनेट की सहायता से इसका आंसर को ढूंढना, बिहार किसमें है, उत्तर भारत में या पूर्वी भारत में। ठीक है,
अब आते हैं उत्तर भारत में करता है, लेकिन अगर हम अपने उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ 9वीं सदी से है, 100 साल बाद से है, यानी यहाँ यूज होता था लेकिन उसका प्रमाण नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए ईसा की 14वीं 15वीं शताब्दी में आ गए हैं, जब भारत में मुगल साम्राज्य का शासन था। ठीक है, तो कहता है उस समय विजयनगर, ये एक बहुत अच्छा जगह है, इसमें हमें अच्छे से कुछ पढ़ना है, इससे बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन में पूछते हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य था, वहां के शासक बहुत अच्छा साम्राज्य था, लोग यहाँ खुशी खुशी रहते थे। विजयनगर के शासकों की भी जो लिपि थी वो क्या थी, उसको हम लोग एक अलग लिपि कहते थे, नंदी नागरी, जो कि देवनागरी से ही मिलती जुलती है, ध्यान देना। विजयनगर बहुत अच्छा साम्राज्य था, यहाँ की जो लिपि थी वो नंदी नागरी थी, उसको अलग लिपि कहा गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेखक बहुत सारी चीजों को देखते हैं, बहुत सारी बातें लिखते हैं, लेकिन कंपटीशन में जो पूछता है वहां पर हम लोग आते हैं। हिंदी के आदि कवि, कहता है हिंदी के जो आदि कवि हैं, जो भाषा है हिंदी, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है सरहदपाल, जो 8वीं सदी के थे। कब के थे, 8वीं सदी के थे। इन्होंने एक रचना की जिसका नाम था दोहा कोश। क्या नाम था, दोहा कोश। तो ये जो दोहा कोश है, ठीक है, इसकी भी जो लिपि है और ये कहां से हमको मिली है, तिब्बत से मिली है, एक हस्तलिपि है, हाथ से लिखी गई है। ठीक है, और उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार राजाओं के लेख भी नागरी लिपि में है। देखो आजकल लड़ाई चलता है, राजा भोज किस जाति में पैदा लिए थे, गुज्जर थे, जाट थे, उस या राजपूत थे। हमारी प्रॉब्लम है, हम जाति के आधार पर करते हैं। जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी हम जाति के आधार पर बांटते हैं, हमारे जो देवी देवता हैं हम उनको भी जाति के आधार पर बांटते हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है, जो कि हिंदुओं को दूर करने की आवश्यकता है। हमें जाति प्रथा हो या धर्म हो उसके आधार पर नहीं लड़ना है। कोई भी अगर गलती किया है तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का। ठीक है, तो गुज्जर प्रतिहार राजा है, इसका भी जो लेख है, और जो 8वीं सदी का ही लेखक है उसका भी जो हस्तलिपि मिली है, सब किस में है, नागरी लिपि में। सब किस में है, नागरी लिपि में। अब क्या है, कहता है राजधानी धारा नगरी के परमार शासक। देखो हम लोग गुज्जर प्रतिहार राजा के बारे में बात कर लिए और हमारा परमार शासक छूट गया। इनका जो राज था उसकी राजधानी कहां थी, धारा नगरी थी। तो वहीं के राजा हैं भोज, इन पे भी बहुत सारा विवाद होता है, किस जाति के हैं। तो भोज का बंसवारा और बेतमा दानपत्र, उन्होंने 2 दानपत्र किया था, बंसवारा और बेतमा। ठीक है, ये कब किया गया था, कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसर पर दिए गए थे। ठीक है, ये सब किसमें, नागरी लिपि में। बेतमा जो कि इंदौर के समीप है, कहां पे है, इंदौर के समीप है। ये दानपत्र 1020 ईस्वी का है। इसको ध्यान से समझो, लास्ट लाइन है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग लास्ट की चीजों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल वहीं से होता है। देखो पहले जब कोई राजा होता था तो वो जब कोई लड़ाई करने के बाद जीतता था तो वो किसी चीज की रचना करता था, मंदिर बनवाता था या शिलालेख लिखवाता था। तो ये जो परमार शासक हैं, जो राजा भोज हैं, जब तुम भोपाल जाओगे तो इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है। ठीक है, भोपाल मैं गया हूँ, वहां मैं बहुत सारा जगह घुमा हूँ, वहां बहुत घूमने वाली चीजें हैं। तुम लोग को भी मौका मिले तो तुम लोग भोपाल जरूर जाना और उन सभी चीजों को जरूर घूमना। ठीक है, उनकी राजधानी क्या है, धारा नगरी है। वो 2 दानपत्र दिए हैं, एक कोंकण विजय के अवसर पे, एक कोंकण विजय पर्व के अवसर पे, दोनों अलग अलग चीजें, कोंकण विजय और कोंकण विजय पर्व। ठीक है, एक का क्या नाम है, भोज का बंसवारा, ये कब दिया है, कोंकण विजय पर। अब बेतमा का दानपत्र कब दिया है, कोंकण विजय पर्व के अवसर पर। ये सब किसमें, नागरी लिपि में। और ये जो कोंकण विजय पर्व के अवसर पर जो बेतमा दानपत्र दिया है, ये कब दिया है, 1020 ईस्वी में दिया। और ये कहां पे, इंदौर के समय है। इंदौर जो है हमारा, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये सबसे स्वच्छ शहर है। इसको कई बार स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है। जिस तरह से इंदौर के लोग अपने शहरों को स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हमें भी अपने शहरों को, अपने गांव को स्वच्छ रखना है। तो ये सब क्वेश्चन है,
भोज का वंशवरा कोंकण विजय पर्व पे दिया गया था, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और कोंकण विजय पर्व पर बेतमा का पत्र दिया गया था, जो कब का है, 1020 ईस्वी का है। तो हम लोग इसको भी बहुत जल्द पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। गुड, सवाल आ गया है, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारा, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। हम पढ़े थे ना, सूर्य है ना, नागरी लिपि के लेखक गुणाकार मूल्य का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर बिरजू महाराज। क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर गुणाकार मूल्य। क्या आंसर हो जाएगा, गुणाकार मूल्य 3 नंबर। आगे की ओर बढ़ते हैं, 22वां नंबर स्लाइड में चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो यहाँ जो क्वेश्चन सब है तुम लोग इसको ध्यान से देखो और अच्छे से पढ़ो, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछता है। मैंने क्या किया, हर चैप्टर का वीडियो को जानबूझ के अलग अलग किया है, आधा घंटा का ही वीडियो बनाया ताकि तुम्हारा ध्यान जो है कंफ्यूज, आधे घंटे का ही क्लास कर रहे हैं ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर नहीं भटके। तुम एक ही वीडियो देखो और पूरी वीडियो देखो, उसमें ही तुम्हारा काम हो जाए, दोबारा तुमको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, नेपाल क्या था, नेपाल की खसपुरा या वो नेवारी। तो क्या हो जाएगा आंसर, देवनागरी। नंदी नागरी, देवनागरी, लागरी लिपि, सब सारी चीजें क्या है, एक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर देवनागरी। क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर देवनागरी। वेरी गुड, आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। क्या हो जाएगा आंसर, 4 नंबर गुणाकार मूल्य। वेरी गुड, बहुत तेज हो गया तुम लोग। क्या हो जाएगा आंसर, 4 नंबर गुणाकार मूल्य। बहुत जल्द तुम लोग मुझे भी बताओगे, है ना, मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे। बहुत अच्छा, 24 नंबर स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा सवाल क्या है। कहता है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु और ब्राह्मी। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां, ठीक है, महाराष्ट्र का भी सारा का सारा किस में था, देवनागरी। क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर देवनागरी। पढ़े थे हम लोग। 25वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है नागरी लिपि के लेखक हैं महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकार मूल्य, यतीन्द्र मिश्र। क्या आंसर हो जाएगा, 3 नंबर गुणाकार मूल्य। क्या हो जाएगा आंसर, 3 नंबर गुणाकार मूल्य। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि, गुरुमुखी लिपि। तो देखो लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। किससे विकसित हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, ऐसा हमने लिखा था दक्षिण भारत की लिपि की जब हम बात कर रहे थे। तो लिपि है देवनागरी, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगर यह पूछता देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है, तो क्या आंसर होता, ब्राह्मी लिपि। तो क्या हो गया आंसर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। क्या हो गया आंसर, देवनागरी लिपि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है। हमने लिखा था हिंदी के आदि कवि, ठीक है, सरहपाद की दोहा कोश, जो कि तिब्बत से मिली है। कहां से मिली है, तिब्बत से मिली है, जो कि क्या एक हस्तलिपि, हाथ से लिखी गई है। तो किसकी रचना है, 1 नंबर सरहपाद की। क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर सरहपाद। क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर सरहपाद। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। कहता है रामायण की रचना किस भाषा में, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैंने कुछ चीजों को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी पढ़ो। वेरी गुड, तुम पढ़ा है लगता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, संस्कृत। किसमें है, संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है ना, सूर्य भारतीय लिपियों की कहानियों से ली गई के लेखक। तो ये क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 नंबर निबंध। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सवाल। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं दक्षिण भारत की। तमिल तमिलनाडु, मलयालम, ठीक है, तेलुगु तमिलनाडु, सॉरी तेलुगु हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। क्या कहाँ की, ये सारा का सारा क्या है, दक्षिण भारत की है। सारा का सारा क्या है, दक्षिण भारत की है।
क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर दक्षिण भारत। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। नागरी लिपि निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य, अज्ञेय, पंत और प्रसाद। क्या हो जाएगा? 1 नंबर गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएगा? 1 नंबर गुणाकर मूल्य। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर देखते हैं। क्या है सवाल? सवाल है, सरहपाद की कीर्ति है दोहा कोश। लाइन था ना, हिंदी के आदि कवि सरहपाद। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? दोहा कोश। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर दोहा कोश। आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? सवाल है, हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। क्या हो जाएगा? 4 नंबर सरहपाद। एक ही लाइन है, सिर्फ एक लाइन अगर तुम याद कर लेते हो तो कई सारे क्वेश्चंस बनेगा, तुम कोई भी जवाब दे सकते हो, है ना। बहुत अच्छा, तुम मेरी बात से एग्री हो। तो क्या हो जाएगा? सरहपाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में और ब्राह्मी लिपि में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर देवनागरी लिपि में। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर देवनागरी लिपि में। फिर है, 12वीं सदी के केरल के सिक्कों के शासकों के सिक्के पर वीर के लस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। किसमें? ब्राह्मी में, खरोष्टी में, गुजराती में, देवनागरी में। था ना, तो क्या आंसर हो जाएगा? देवनागरी। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवनागरी। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में नंदी नागरी? ये थोड़ा सा एक अलग शब्द था जो कि मैंने घेरा था। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर नंदी नागरी। क्या हो जाएगा? नंदी नागरी। आगे बढ़ते हैं, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिखी वो क्या कहा है? नंदी नागरी। एक ही क्वेश्चन है, उसको क्या किया? दूसरे सवाल से पूछा है। इसलिए मैं कहता हूं एक ही लाइन याद रखो, और किधर से भी पूछे, चाहे कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो या ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना एक ही चीज को है। तो क्या आंसर हो जाएगा? नंदी नागरी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं? 8वीं चौथी 9वीं और चौथी 9वीं सदी से। दक्षिण भारत में 8वीं सदी से और उत्तर भारत में 9वीं सदी से। उत्तर भारत में 100 साल बाद। क्या है? 9वीं सदी से। अगला सवाल देखते हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? देखो, आरंभिक लेख यानी शुरुआत का लेख हमको मिलता है दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत से। और 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का। कब, किस पे दिया गया? कोंकण विजय पर्व के अवसर पर दिया गया है। विजय पर्व, ध्यान दें, क्या नाम है? विजय पर्व। 1020 ईस्वी का। क्या आंसर हो जाएगा? 1020 ईस्वी। अगला सवाल है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, सौरसेनी, देवनागरी और कन्नड़। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 नंबर देवनागरी। क्या हो जाएगा आंसर? 3 नंबर देवनागरी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। धारा नगरी के था ना, लाइन था, राजधानी धारा नगरी के परमार शासक भोज। तो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। तो आंसर नंबर 1 धारा नगरी के। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। अब हम लोग बहुत जल्द बहादुर ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके चीजें आसान होती है। अगर एक बार में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। तो अगली वीडियो में हम इसको देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करें। आसाम बिहार बोर्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य कमर्शियल नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य छात्रों को फ्री में अच्छी शिक्षा मुहैया कराना है। हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। हमारा उद्देश्य है मैट्रिक के साथ करें नौकरी की तैयारी। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मैट्रिक परीक्षा पास करो तो मैट्रिक के बाद जितने भी कंपटीशन होते हैं तुम उसको क्रैक करने के लायक हो जाओ। अभी फिलहाल हम हिंदी के बारे में देख रहे हैं, बाकी जब तुम और सारी वीडियो देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, जब तुम अलग अलग सब्जेक्ट का मेरे वीडियो देखते हो, कि मैं ये दावा क्यों करता हूँ। तो चलो इस लड़के को देखते हैं। देखने में सुंदर लग रहा है,
लेकिन हम कैसे पहचानेंगे ये भारतीय है या नेपाली? तो टोपी से, ये नेपाली टोपी है, ठीक है। यानी कि ये जो बहादुर है ये क्या है? नेपाल का है। अभी एक मूवी आई है सेन मानेकशॉ पे, मौका मिलेगा तो तुम लोग उसे जरूर देखना। और नेपाल के जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनके नाम के पीछे बहादुर शब्द लिखा हुआ होता है। वो कहे थे अगर कोई ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डर रहा हूं तो या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वो क्या है? गोरखा है, ठीक है। तो हम लोग पूरे ये कहानी उसी पर आधारित है। ये लड़का, और देखने से ये लड़का क्या है? बच्चा है, यानी उस बहादुर की हम लोग बात करेंगे जो कि क्या होगा? कम उम्र का होगा। तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट दो asanbiharboard.co.in पे जाकर के, ठीक है। हम लोग टेस्ट भी देंगे। और ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सिर्फ 10 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? खत्म हो जाएगा। चैनल जो वेबसाइट है वो क्या है? asanbiharboard.co। देखो वेबसाइट का नाम है asanbiharboard.co.in, ठीक है। तो स्लाइड में नहीं डाला हूं, मैं उसको डालूंगा। तो चलो बिना बकवास का आगे बढ़ते हैं। बकवास करने से कोई फायदा नहीं, फिलहाल वो देखते हैं जो कंपटीशन में पूछता है, ठीक है। गुड, इसको ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करो और इसको तुम लोग क्या करो? उतार लो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, नहीं पूछा है। कहानी संग्रह जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक क्या है? ध्यान दो, कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। मित्र मिलन, मित्र से मिलने की बात हुई। और ये जो कहानी है ये क्या है? बहादुर है। क्वेश्चन पूछेगा बहादुर क्या है? निबंध है, कहानी है, क्या है? तो कहानी है। के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में नागर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी लाइन से 5-10 सवाल है जो पूछा जा चुका है। पहले तो याद रखो बहादुर के लेखक कौन है? जो लोग बहादुर होते हैं वो क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। कंफ्यूजन दूर, एक बार में सारा सवाल का क्लियर हो गया, ठीक है। जिंदगी और जो क्या है? कहानी संग्रह। बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे लेखक कहानी लिखते हैं अलग अलग पात्रों पर, अलग अलग घटनाओं पर, फिर उनको क्या करते हैं? उस सबको मिला करके एक अलग नाम से उसको मार्केट में प्रकाशित करवाते हैं, ठीक है। उसका वो नाम, जो अमरकांत जो नाम लिखा है उसका क्या नाम रखा है उन्होंने? जिंदगी और जोक। इसके अलावा एक और बुक उसमें उन्होंने लिखा है, उसका नाम क्या है? मित्र मिलन। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहादुर, वो भी क्या है? एक कहानी है। इस सब के लेखक हैं बहादुर लोग, अमर हो जाते हैं। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? हो तो गया, लेकिन अब सवाल है कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था नागरा, जो कहाँ है? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बलिया डिस्ट्रिक्ट से थे। उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को ही ये गर्व है भारत को प्रधानमंत्री देने का। जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है, याद रखना। जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, जो उत्तर प्रदेश जीतता है, ये कंसेप्शन है, वही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। तो जब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे तब इस पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अब कहता है ये जो अमरकांत हैं, इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल्स, और वो कहाँ पे था? बलिया से क्या प्राप्त किया? हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। देखो पहले जो सरकारी स्कूल्स होते थे उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हुआ करती थी, या पहले प्राइवेट संस्थाएं नहीं हुआ करती थी, नहीं थी प्राइवेट संस्था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संस्था में भी अच्छी पढ़ाई होती है। सरकारी व्यवस्थाओं, स्कूल की तो व्यवस्था गिर ही चुकी है, लेकिन अब अच्छे अच्छे टीचर आ चुके हैं। मैं किसी की बुराई में नहीं जाऊंगा, ना ही किसी की बड़ाई में जाऊंगा। तो आते हैं काम पे दिए अमरकांत, जो उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। अमरकांत की पत्नी है और उसका क्या नाम है? निर्मला। क्या नाम है उसका? निर्मला। अब देखो अमरकांत के बारे में तो बात हो गया है। इस कहानी में हम अमरकांत की पत्नी के भी बारे में पढ़ेंगे, उसके लड़का के भी बारे में पढ़ेंगे, अमरकांत के साला के भी बारे में पढ़ेंगे। कहानी है, कहानी का अलग अलग पात्र है।
तो अब हम लोग दूसरा पात्र की ओर मूव कर चुके हैं, और उसका वो कौन है? वो है अमरकांत की पत्नी, क्या है? निर्मला। अब देखो, इसकी पत्नी है निर्मला। जब किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम होता है तो पति के कहने के बजाय वो भाई को कहना पसंद करती है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अमरकांत की जो पत्नी है निर्मला, उसको जब दिक्कत हुआ तो वो अपने भाई को बोली, तो उसको काम करने में दिक्कत होता था, तो उसके भाई ने क्या किया, एक 12-13 वर्ष की उम्र का एक नेपाली लड़का ले आया। उसका नाम क्या था? दिल बहादुर। क्या नाम था? दिल बहादुर। निर्मला थी, उसको घर के काम करने में दिक्कत होता था। वो अपने भाई को बोली, भाई काम करने में दिक्कत होता है। तो उसका भाई क्या किया, एक लड़का ले आया जिसका उम्र क्या था? 12 और 13। जनरली हम लोग घर में देखो, कम उम्र के लोगों से काम करवाना अपराध है। बाल मजदूरी भारत में अपराध है, लेकिन लोग कम उम्र के लोगों से काम करवाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शोषण करते हैं, वो उनके लिए शोषण आसान होता है। तो उस समय वो लाया, उसका उम्र क्या था? 12-13 वर्ष का था। और वो क्या था? एक नेपाली था, वो एक भारतीय नहीं था। और नेपाली लोगों के नाम के पीछे क्या लिखा होता है? बहादुर। उसका नाम क्या था? दिल बहादुर। अब देखो, जनरली क्या होता है, लोग कब काम करते हैं? जब उनके घर में कमाने वाला नहीं हो। यहाँ बिल्कुल वही हुआ था। ये जो लड़का है बहादुर, उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। उसके पिता कहाँ मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। जब पिता नहीं था तो घर में कमाने खाने का दिक्कत था, लेकिन यहाँ कुछ और भी बात थी उसके भागने का। युद्ध में मारे गए थे, उसको लेकर के आया था। तो क्लियर हो गया किसको लेकर के आया था? एक लड़का है, उसका उम्र 12-13 वर्ष का है, और उसका नाम है दिल बहादुर, नेपाल का है, और उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। लेकिन उसकी माँ जिंदा है, लेकिन उसकी माँ जिंदा है, क्योंकि माँ की मरने की बात हमने नहीं की है। ठीक है। तो जब ये दिल बहादुर आया तो निर्मला को इसका नाम लेने में दिक्कत होता था, तो उसने क्या किया? नाम को छोटा किया। अब देखो, मेरा नाम है, ठीक है, बड़ा नाम है। तो निर्मला ने क्या किया, ये जो दिल शब्द है इसको उड़ा दिया, और क्या बचा? केवल बहादुर। दिल शब्द को उड़ा दिया और नया नाम क्या दिया? बहादुर। जब दिल बहादुर में दिल उड़ा देंगे तो क्या बचेगा? बहादुर। क्या बचेगा? बहादुर। अब देखो क्या हुआ। कहता है कहानी कुछ ऐसी है, ये जो बहादुर है ये क्या है? कहानी है। कहता है ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी है कि दिल बहादुर जो है, एक बार एक भैंस जो उसकी माँ को बहुत प्रिय थी। देखो, माँ थी। आज भी लोग घर में गाय भैंस पालते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति जो है मनुष्य को नहीं पालता है। क्यों? वो जानवर पालता है, क्योंकि मनुष्य वफादार नहीं होता है। हर व्यक्ति जानवर पालता है, कोई मनुष्य को नहीं पालता है, क्योंकि मनुष्य वफादार नहीं होता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जानवर पालती थी, उसमें एक भैंस जो थी उसकी माँ को बहुत प्रिय थी। जब कोई चीज प्रिय होता है तो उसके कष्ट से हम दुखी हो जाते हैं। और उसी भैंस को, ठीक है, जो उसकी माँ को बहुत प्रिय थी, दिल बहादुर उसको बहुत मारा था। अब उसकी माँ को प्रिय था, उसको दिल बहादुर मारा तो उसकी माँ को गुस्सा आया। फिर क्या हुआ? उसकी माँ ने बहादुर को बहुत पीटा, उल्टा हो गया। बहादुर भैंस को पीटा और फिर माँ ने बहादुर को पीटा। जब बहादुर को मार लगा तो बहादुर को लगा हम तो पीटा है, एक जानवर के लिए हमको पीटी है, तो चलो हम घर से भाग जाते हैं। बहादुर क्या हुआ? घर से भाग गया। बहादुर क्या हुआ? घर से भाग गया। और कहाँ चलाया? लेखक के यहाँ चलाया। अब बहादुर जो है वह धीरे धीरे क्या करता है? धीरे धीरे लेखक के घर के सारे काम अच्छे से करने लगा। जब बच्चे सब अच्छा काम अच्छे से करते ही हैं, अच्छे से करने लगा, सभी लोग प्रसन्न रहने लगे। लेकिन सब चीजें हमारे हिसाब से घटित नहीं होती है। फिर एक समय आया जब दुख का समय आया। तो ये जो लेखक का बड़ा लड़का है उसका क्या नाम है? किशोर। क्या नाम है? किशोर। ये बहादुर को अनुशासन में रखना चाहता था, ठीक है, और कभी कभी उस पर हाथ भी छोड़ देता था। ये जो किशोर ये क्या करता था? बहादुर पे हाथ छोड़ता था। क्यों छोड़ता था? वो चाहता तो बहादुर डिसिप्लिन में रहे, उसकी बात को हमेशा माने। कहानी इसी तरह बढ़ने लगी। बहादुर घर का सारा काम करता था, लेखक का बेटा जो किशोर है वह उस पर हाथ भी छोड़ देता था। लेकिन समय बीतते गया। एक दिन क्या हुआ, होता है ना हमारे घर पे रिश्तेदार आते हैं, उसी तरह लेखक अमरकांत के घर पे भी रिश्तेदार आए, ठीक है। और वो रिश्तेदार किसके थे? निर्मला के थे, लेखक के नहीं थे, लेखक की पत्नी के थे, ठीक है।
किसके लेखक थे? वो निर्मला के पत्नी के रिश्तेदार थे। और उन्होंने क्या किया, बहादुर पर 10 रुपये चोरी के इल्जाम लगाए। और यह आरोप क्या था? झूठा आरोप लगाए थे। एक्चुअल में वो पैसा नहीं देना चाहता था, तो वो क्या किया, नौकर पे इल्जाम लगा दिया पैसा चोरी का। कितना रुपये का? 10 रुपये का, बहुत बड़ा रकम था। फिर क्या हुआ, जब इसके ऊपर चोरी का रकम का इल्जाम लगा तो लेखक क्या करने लगा, बहादुर को ज्यादा मारपीट करने लगा। पहले कम मार लगता था, अब क्या होने लगा, बहादुर को ज्यादा मारपीट लगने लगी। अब जब मारपीट लगने लगी, उसके ऊपर इल्जाम लगा था, उसने चोरी किया नहीं था, ध्यान रखो, उसने चोरी किया नहीं था, उसके ऊपर इल्जाम लगा था। उसने पैसे भी नहीं लिए थे और उसको मारपीट भी लग रही थी। तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बेइज्जती ज्यादा दिन तक नहीं सहता है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन जो ये बहादुर है, ये क्या किया, घर छोड़ करके चला गया। बिल्कुल ये कहानी उसी तरह से है। तो क्लियर हो गया, बहुत कहानी है, एक बार में ही याद हो गया होगा। इसमें ज्यादा समझने का भी नहीं है, क्योंकि कहानी है, कहानी हमें सुनने में अच्छी लगती है, उन लोग को भी सुनने में अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल को बनाते हैं। बकवास करने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, ये कहानी है, मैं चाहता हूं तुम हर एक सवाल के जवाब दो। मैं अभी ही ध्यान दे रहा हूं। जो इसमें ये जो 10 रुपया है, ठीक है, 1 मिनट, ये जो 10 रुपया और ये जो 12-13 वर्ष है, इसको ध्यान से रखना। और ये जो 1925 है, हमें अक्सर जवाब देने में गलतियां होती है अंकों के डिजिट से। 1925, 12, 13 और 10। अब तुम लोग से कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम लोग फटाफट बता देगा, मुझे पता है तुम लोग क्या है, तेज है। आगे बढ़ते हैं, देखो, गुड। ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने तुम लोगों के लिए बनाई है। ये वेबसाइट बनाई गई है टेस्ट देने के लिए। तुमने मेरा यहाँ वीडियो देखा, मैंने तुमको क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन तुम कितना सीखा ये मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तो तुम जवाब दे रहे हो जब तुम क्लास में हो, जब तुम वीडियो देख रहे हो। जब तुम asanbiharboard.co.in पे जाओगे, यहाँ पे URL है asanbiharboard.co.in पे, ध्यान से देखो, AALAN asanbiharboard.co.in, ये तुम लिखो, इस तरह से खुलेगा, ठीक है। क्लास 10, क्लास 12, क्लास 10 पे क्लिक करोगे, अलग अलग खुल जाएगा, वहां जाकर के तुम टेस्ट दो। मैं भी टेस्ट दूंगा इसके बाद में, ताकि कैसे टेस्ट देते हैं तुम लोग इसको देख लो। वहां तुमको क्लियर वे में पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा सही है और कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। तो वहां जाकर के टेस्ट दो, ताकि तुम्हारी तैयारी पूरी हो सके। मोबाइल में जाओगे तो इस तरह का दिखेगा, लैपटॉप में इस तरह से, और मोबाइल में इस तरह का तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जाओ वहां टेस्ट दो, नहीं तो हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें तुम लोग जाकर के टेस्ट देना। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब एनर्जेटिक हो जाओ, एनर्जी तुम लोग का खत्म हो गया लगातार पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अब अपना एनर्जी बढ़ाओ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? देखो, लेखक है अमरकांत, उसकी पत्नी है और उसका बेटा है और एक नौकर है, और लेखक की पत्नी का भाई है। तो निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी है। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर, लेखक की पत्नी। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर, लेखक की पत्नी। अगला सवाल, जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी कम हो रहा है। क्या हो जाएगा आंसर? अमरकांत। क्या हो जाएगा आंसर? चौथा नंबर, अमरकांत। क्या हो जाएगा आंसर? अमरकांत। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल? बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। क्या था? निर्मला का भाई। और निर्मला कौन है? अमरकांत की पत्नी है, अमरकांत की पत्नी, यानी लेखक की पत्नी का भाई, लेखक का साला। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 2 नंबर, लेखक का साला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, लेखक अमरकांत ने, यहाँ ने होगा, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। क्या आंसर हो जाएगा? बलिया से। 1 नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर, बलिया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहां से भाग कर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। कहां से? नेपाल से। कहां से? नेपाल से। अगला सवाल,
बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था। कौन था? लेखक का पुत्र था, और बहादुर को अनुशासन में रखना चाहता था। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर, लेखक का पुत्र। 53 नंबर स्लाइड में चलते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर, शिव बहादुर। क्या आंसर हो जाएगा? दिल बहादुर। और निर्मला क्या की? दिल शब्द को उड़ा करके एक नया नाम दी, बहादुर। क्या नाम दी? बहादुर। तो इसका पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। क्या है इसका पूरा नाम? दिल बहादुर। बहुत अच्छा। क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, मां की मार के कारण, घूमने के लिए। मां की मार के कारण। पिता तो उसके युद्ध में मारे चले गए थे। उसकी मां को एक भैंस प्रिय थी जिसको बहादुर मारा था, फिर मां बहादुर को मारी थी, बहादुर घर से भाग गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, मां की मार के कारण। अगला सवाल क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ईदगाह, ठेस, मछली और बहादुर। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, बहादुर। क्या आंसर हो जाएगा? बहादुर। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, याद रखने के लिए। अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। कहां मारा गया था? युद्ध में। कहां मारा गया था? युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता सैनिक थे। इसमें लिखा हुआ नहीं है सैनिक थे, लेकिन युद्ध में तो वही मारे जाते हैं जो सैनिक होते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहन के, मां के, नानी के, चाचा के। मां के पास। जब बहादुर भैंस को मारा तो वो मां के पास चली जाती है, फिर मां को पता चलता है और मां बहादुर को पीटती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, मां के पास। अगला सवाल की ओर मूव करते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने के। कितने पैसे चुराने के? 10 रुपये के। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, बहुत अच्छा, इसी तरह जवाब देते रहो। ये कहानी है, इसमें उतना समझने की बात नहीं है, तुमको याद होना चाहिए। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? आ गया वो सवाल जो मैंने भी बताया था, 10 रुपये की। कितने रुपए की चोरी के इल्जाम लगे? 10 रुपये के। क्या हो गया आंसर? 1 नंबर, 10 रुपये। कहानी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबत खाने में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो कानून क्या है? बहादुर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है? निबंध। अभी हम नौबत खाने में इबादत और परंपरा का मूल्यांकन नहीं पढ़े हैं, लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? ललित निबंध है। इसके पहले का चैप्टर है जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं और तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। तो अभी दोनों को छोड़ देते हैं। 2 नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? बहादुर। आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहां का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। क्या हो जाएगा? 3 नंबर, नेपाल। क्या हो जाएगा? 3 नंबर, नेपाल। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, मां की याद आने का, स्वयं के प्रति। देखो, उसके ऊपर 10 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा। उसके बाद लेखक और उसके परिवार के लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया और उसको ज्यादा मार लगने लगी। यानी क्या हुआ? पहले बहादुर को अच्छे से रखा जाता था, उसके साथ मारपीट होने लगी। यानी बहादुर के प्रति लेखक और उसके परिवार के लोगों का व्यवहार बदल गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? 3 नंबर। अगला सवाल है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो अमरकांत। किसकी रचना है? अमरकांत। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। कब आए थे लेखक की पत्नी के रिश्तेदार? 1 नंबर, रविवार को आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का। 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परंपरा का मूल्यांकन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परंपरा का मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत जल्द हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।